Hello, everybody. Welcome in this channel Teach Well Education. जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आशा है आप सभी बढ़िया हैं और मेरे इस वीडियो सीरीज में जो कुछ भी वीडियोस आप देख रहे हैं वैसे तो सभी ही देख रहे होंगे, तो आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, आपको हेल्प हो पा रहा होगा प्रिपरेशन में। इंग्लिश लेक्चरर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम ये पूरा का पूरा ग्रामर का सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको ये अच्छा लगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जैसा कि मैंने इस पूरे कोर्स को नाम दिया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड वीडियो ऑफ ग्रामर सेक्शन, द एक्टर एंड द एक्शन। मैं सेंटेंस का जो पिछला वीडियो पढ़ाया हूं उसके बाद सीधे सेंटेंस के टाइप्स में जंप नहीं करने वाला, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि सेंटेंस के टाइप्स फिर उसके बाद टेंस या इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाने के भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप सभी को समझना जरूरी है, जिसको अक्सर स्कूल कॉलेज के लेवल में थोड़ा नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो आपको लाइफ लॉन्ग परेशान करते रहता है सेंटेंसेस को सही तरीके से समझ पाने का, या ग्रामर कैसा ऑपरेट होता है इस चीज को समझ पाने का। उसको मैं कवर कर रहा हूं और आज मैं कवर करने जा रहा हूं द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या चीज को? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वैसे प्रेडिकेट की स्पेलिंग बताइए, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पूरा लाइन बाय लाइन आपको टीचिंग दूं उससे पहले ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके लिए रिसर्च करते समय रियलाइज किया, ध्यान दिया कि आपको बताना जरूरी है, आपके साथ शेयर करना जरूरी है। इसलिए इन चीजों को मैं आपके सामने पहले रख रहा हूं। पॉइंट्स टू पॉन्डर, एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रामर एंड लैंग्वेज। तो इंग्लिश ग्रामर कैसा वर्क करता है और ये लैंग्वेज कैसा है, इसको जब आप सीख रहे हैं, ग्रामर को पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या नजरिया होना चाहिए। ये सभी के सभी जो है वो दुनिया के सबसे अच्छे ग्रामर के बुक्स में से एक, अ स्टूडेंट्स गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, जो कैम्ब्रिज के द्वारा पब्लिश्ड है, वहां के एक वो वाली एक बुक से मैंने लिया हुआ है, ताकि आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेस मैं कलेक्ट कर सकूं। English varies by region and culture, primarily in pronunciation rather than writing. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो इसका समय और रीजन और लोगों के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन में यूज में बदलाव होता है, तो उसके ग्रामेटिकल रूल्स में भी कुछ बदलाव होते हैं, पर्टिकुलरली स्पोकन के टाइम पे। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि कोई एक रूल है वो एकदम स्टैंडर्ड है, एब्सोल्यूट है, नॉन निगोशिएबल है, उसमें कोई और आर्ग्यूमेंट या कोई सेकंड थॉट्स हो ही नहीं सकता। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ हैविंग सेकंड थॉट्स। ओके, सो डू रिमेंबर दिस थिंग। Grammar is not a fixed mathematical formula. Do remember, although in India and particularly in Chhattisgarh, we all study grammar through almost with the same rules as we have for the mathematics, but it does not work here. लेकिन आपको ये समझना है कि ग्रामर मैथमेटिक्स की तरह एब्सोल्यूट रूल्स को फॉलो नहीं करता है। एम्बिग्युइटी इज इनहेरेंट इन मेनी स्ट्रक्चर्स। कई ऐसे रूल्स हैं, टॉपिक्स हैं जहां पर दुविधा होना या फिर कंफ्यूजन होना या फिर एब्सोल्युटली यही सही है ऐसा न कह पाने की खामी होना रहता है। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल यूजेस, आपको ये बात समझना है कि देखिए, एक तो होता है फॉर्मल यूज, जैसा कि हम राइटिंग में यूज करते हैं, एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स पे यूज होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, हाई कोर्ट्स, कोर्ट्स में यूज होता है।
वो फॉर्मल इंग्लिश हो जाता है। इनफॉर्मल इंग्लिश बेसिकली जब हम स्पोकन के लिए यूज करते हैं, नॉवेल्स में, मूवीज में, न्यूज़पेपर्स में जैसा इंग्लिश यूज होता है, वो इनफॉर्मल इंग्लिश होता है। और आजकल एक्टिवली इनफॉर्मल इंग्लिश भी इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा है। अगर देखेंगे आप इस एग्जाम्पल को, फॉर्मली अगर हम एक सेंटेंस देखें, सी इज द वन विथ हुम ही वर्कड। अगर हम इसको इनफॉर्मल वे में स्पोकन के फॉर्म में बोलते हैं तो ऐसा भी बोला जा सकता है, सी इज द वन ही वर्कड विथ। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो विथ है वो विथ होम को पूरा रिप्लेस किया हुआ है। अब ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का ही हिस्सा है, हालांकि ये इनफॉर्मल है, बट न्यूज़पेपर्स और जो मॉडर्न लैंग्वेज का यूज चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये सही साबित होता है। तो आप ग्रामेटिकली डिबेट नहीं कर सकते कि ये तरीका तो गलत ही है, ये तरीका ही सिर्फ सही है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए तो क्या आएगा। एग्जाम के लिए आपको बस इन चीजों के डिफरेंस को अवेयर रहना है और क्वेश्चन का जैसा डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंगली जो ज्यादा फॉर्मल है उसे सॉल्व करना है। बट फिर भी से आप ये गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि व्यापन भगवान से कम नहीं है, वो पता नहीं किस क्वेश्चन का क्या आंसर ले ले। आपको क्या लगता है? बोथ वर्जन्स आर फुल्ली एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। अगेन, टू अप्रोचेस टू ग्रामर। जब हम ग्रामर सीखना शुरू करते हैं तो इसमें अप्रोचेस दो होते हैं। एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में डिस्क्राइब्स व्हाट इज इन यूज, एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एग्जाम्स में और एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स में जैसा रहता है, टेक्स्ट बुक में जैसा रहता है, वो थोड़ा सा अलग हो रहता है बाकी चीजों से। आपको ये समझना है कि ग्रामर या लैंग्वेज जब कोई पर्सन सीख रहे हैं तो उन्हें कैसे बोलना चाहिए। जब आइडियल वे में जाते हैं तो उसे हम प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं, और जब हम रियलिटी में कि जैसा बोला जाता है और वही को ही हम जब स्टैंडर्ड बनाने लगते हैं तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव क्या हुआ? सजेस्ट आइडियल यूजेस कॉमनली फाउंड इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। तो एक स्कूल टेक्स्ट बुक में या स्कूल कॉलेजेस में जैसा ग्रामर पढ़ाया जाता है उसमें आप हमेशा नोटिस करेंगे कि एक अलग ही स्टैंडर्ड या एक अलग ही डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, एंड दैट इज द मेन रीजन। बट इन प्रेजेंट टाइम there is a hybrid reality. Most professional exams like railway, banking, व्यापम, one day, civil services utilize a blend of both approaches. और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोनों का ही एक मिला जुला रूप आता है। तो ये हमेशा फिक्स्ड नहीं हो पाएगा कि सिर्फ आपने एक बुक उठाया, उस बुक से ग्रामर के रूल्स पढ़ लिया और आप बेहतर कर लिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर एक अवेयरनेस के साथ या तो थोड़ी वैरायटी पढ़ें या डे टू डे लाइफ में कैसे यूजेस हो रहे हैं उनको एनालाइज कर सके, ये हैबिट रखना पड़ेगा। Many textbooks in India label structures as incorrect prematurely. तो जैसा मैंने भी पिछले एग्जांपल में बताया कि अगर टेक्स्ट बुक की बात करें, कई ग्रामर के ऐसे बुक आते हैं जहां पर इसको सीधा इनकरेक्ट कह दिया जाएगा। सी इज द वन ही वर्कड विथ। सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को सीधा इनकरेक्ट कह दिया जाएगा। पर ठीक है, इनकरेक्ट कहना रॉन्ग कहना नहीं है, तो हमें समझना पड़ेगा कि contrast what is strictly wrong versus what is simply informal। तो कभी कभी जो इनफॉर्मल है उसे हम रॉन्ग कह देते हैं, जो गलत है वो इनकरेक्ट हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो रॉन्ग है। ये हो सकता है कि वो इनफॉर्मल यूज हो। होप कि ये बातें समझ में आई आपको। चलिए, लिंग्विस्टिक फाउंडेशंस। तो बिफोर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ें, एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। एक होता है सिंटेक्स। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम के डायरेक्ट रिलेशन में है, आपके लिए जरूरी है। कीप दिस फंडामेंटल टर्म्स इन माइंड व्हेन एनालाइजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जांपल्स। तो सबसे पहला सिंटेक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर यूज्ड एंड अरेंज्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में वर्ड्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर
वर्ब आएगा या प्रीपोजिशन आएगा या एडवर्ब आएगा। इसके अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग को जो पढ़ा जाता है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट द ब्लू स्काई वॉज क्राइंग विथ हर। मैंने ब्लू वर्ड को अंडरलाइन किया है, क्यों? क्योंकि सेकंड सेंटेंस देखिए, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट द स्काई वॉज क्राइंग ब्लू विथ हर। आप दोनों में जो वर्ड ब्लू यूज हुआ है उसके प्लेस को देख सकते हैं, और प्लेस में डिफरेंस होने के नाम से आप देखेंगे कि उसका मीनिंग में भी वेरिएशन आ गया। पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये होता है सिंटैक्स। बट सिमेंटिक्स भी एक कॉन्सेप्ट होता है, द स्टडी ऑफ डिराइविंग मीनिंग फ्रॉम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर लिटरल यूज। वर्ड सेंटेंस में कैसा यूज हुआ है उसके बेसिस पर उसका क्या मीनिंग निकाला जाना चाहिए, उसके स्टडी को कहा जाता है सिमेंटिक्स, उसके रूल्स को कहा जाता है सिमेंटिक्स। जैसे कि Semantics focuses on the relationship between signifiers and what they stand for, their denotations. जैसे एग्जांपल के देखिए, एक सेंटेंस लीजिए, स्टिल वाटर रन्स डीप। अब ये एक बहुत स्टैंडर्ड सेंटेंस है जब हम ग्रामर की पढ़ाई करते हैं। स्टिल वाटर रन्स डीप। सिमेंटिक्स में अब आपके पास यही ऑप्शन है कि आप इसका लिटरल फिगरेटिव मीनिंग भी निकालते हैं तो भी क्या मीनिंग लेंगे। शांत पानी गहराई में होता है या गहरा पानी शांत होता है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग हम जो यूज करते हैं ये थोड़ा सा इडियोमेटिक मीनिंग होता है, इडियम की तरह यूज होता है कि नदी जितनी गहरी होती है उतना शांत होता है। ये इसका शब्दार्थ हो गया। और इसका भावार्थ होता है, जिन लोगों की पर्सनैलिटी गहरी होती है, बड़ी होती है, वे छोटी बातों के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं। तो ये सिमेंटिक्स का यूज है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, द एक्टर एंड द एक्शन। In the story of a sentence, the subject and the verb are the ultimate power couple. If one changes, the other must adapt. तो अगर हम सेंटेंस की एक पूरी कहानी समझाएं, आप बस ये समझिएगा कि पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा जो लेक्चरर का सिलेबस है, सबका एक लैंग्वेज में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सबका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा ऑलवेज यही ही होता है कि आप सेंटेंस बना सकें और कितना इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव और क्लियर अपने आइडियाज, इमोशंस और थॉट्स को डिलीवर कर सके, सुनने वाला कितना स्ट्रांगली इंप्रेस हो सके, और उसी के लिए दुनिया भर के रूल्स बनाए गए हैं। तो जब हम सेंटेंस की स्टोरी बताएंगे तो उसके मेन लीड कैरेक्टर्स होंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब और प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट में ही वर्ब आता है। A sentence is an entire word in itself, driven by two essential wills. तो सेंटेंस खुद में पूरी दुनिया है जिसका एक पहिया होता है सब्जेक्ट और दूसरा पहिया होता है प्रेडिकेट। Whatever a person is speaking about or whatever someone does is the core for this duo. एक पर्सन कुछ भी बात कर रहा हो, किसी से भी बात कर रहा हो, वो किसी चीज के बारे में बात करेगा या किसी व्यक्ति के बारे में बात करेगा, और वो व्यक्ति क्या किया या वो वस्तु क्या स्थिति पर है ये बात करेंगे। एंड दैट्स द रीजन कि सब्जेक्ट इतना वैल्यूएबल होता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में अच्छे अच्छे लोगों को बड़ी डिफिकल्टी होती है। अभी थोड़ी देर में जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे तब डेफिनेटली आप भी अपना ओपिनियन और अपना डिफिकल्टी लेवल को शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द सब्जेक्ट प्रेडिकेट डुओ इन अ सेंटेंस, द एक्टर द सब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में जो काम करता है, जिसके बारे में बात होता है, जो सेंटर ऑफ डिस्कशन एंड टॉक होता है, वो होता है, बोलिए, वो होता है सब्जेक्ट। What is the subject? A subject is the main person, place or thing doing something or about whom the sentence is talking.
इट इज द मेन डूअर और सेंटर ऑफ द सेंटेंस, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। सब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। की प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्जेक्ट्स आर लाइक दिस, यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। कि एक सब्जेक्ट या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हम जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी बेसिकली नाउन प्रोनाउन क्या होता है ये तो आप भी समझते होंगे। नाउन मतलब किसी चीज, पर्सन या थॉट का नाम, और जो नाउन की जगह में यूज हो, ही सी इट, ये सब प्रोनाउन। पोजिशन्ड बिफोर द मेन वर्ब, और सब्जेक्ट यूजुअली मेन वर्ब के पहले यूज होता है सेंटेंस में, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज होता है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स। Ahana is composing a poem. Repeat the sentence. What? Ahana is composing a poem. Ajay, you can also pronounce it like poem. मैं इसको पोम प्रोनाउंस करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता हूं, इसलिए मैं इसको पोएम ही प्रोनाउंस करता हूं। अजय इज अ सिंसियर कैंडिडेट। एवरीवन लाइक्स टू सी अरिजीत सिंह सिंगिंग। Every action has an equal and opposite reaction. There is light during the day. The police told the burglar to leave the habit to steal. इन सेंटेंसेस में जो ब्लू कलर में वर्ड्स लिखे गए हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे गए हैं वो है सब्जेक्ट। आप देखेंगे कैसे। आहाना क्या कर रही है? कंपोजिंग अ पोयम, वो एक पोयम बना रही है। अजय क्या कर रहे हैं? अजय कैसे हैं? वो स्टेटस बताया जा रहा है कि अजय इज अ सिंसियर कैंडिडेट। वर्ब, मेन वर्ब के पहले दोनों सब्जेक्ट यूज हैं। एवरीवन लाइक्स टू सी अरिजीत सिंह सिंगिंग। एवरीवन, तो यहां तीनों जो है वो पर्सन है, बट अब यहां पर आ गया एक चीज, एवरी एक्शन। अब एक्शन खुद में एक सब्जेक्ट हो गया जिसका हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि हम अब एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज लाइट ड्यूरिंग द डे। दिन में लाइट होता है, और यहां पर नाउन की जगह प्रोनाउन वर्ड यूज हुआ है। द पुलिस अगेन टोल्ड द बर्गलर टू लीव द हैबिट ऑफ स्टीलिंग। मैं बात कर रहा हूं आपसे किसके बारे में? पुलिस के बारे में। होप आपको ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। अगर लग रहा है कि जल्दी हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए या पॉज करके थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा लिखिए, लेकिन डेफिनेटली आप इसको समझकर ही आगे बढ़िएगा। आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू डू नॉट डू हरी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। पहला एक सिंपल सब्जेक्ट, जो एग्जैक्टली वो पर्सन या वो थिंग होता है, सिर्फ और सिर्फ बिना उसके किसी एडजेक्टिव या मॉडिफायर के। जस्ट द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द डूअर, जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि द डॉक्टर स्लेप्ट एक सेंटेंस है, इसमें सिर्फ डॉक्टर जो है वो सिंपल सब्जेक्ट है। कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट जब हम सिंपल सब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर्स को भी लगा देते हैं, जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है या क्वांटिफाई करता है, उन वर्ड्स को भी जोड़ देते हैं, तो वो कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाता है। द सिंपल सब्जेक्ट प्लस ऑल ऑफ इट्स मॉडिफायर्स। एग्जांपल, द हंग्री कैट मियाउड। कैसा कैट? कैट एक सिंपल सब्जेक्ट है जिसके साथ उसका मॉडिफायर, उसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हंग्री यूज हुआ है, और अब द हंग्री कैट ये जो है एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। बट कंपाउंड सब्जेक्ट भी होता है। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट। जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट हो तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली हम ये जब सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, तब इन चीजों को और ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और मैंने इसीलिए अभी सेंटेंस के टाइप्स नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझना जरूरी है। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स, फॉर एन एग्जांपल, द ज्यूरी एंड द जजेस।
ज्यूरी एक सिंपल सब्जेक्ट है, जजेस दूसरा सिंपल सब्जेक्ट है। यूनैनिमसली फाउंड, फाउंड के आगे चाहे तो कुछ लगा सकते हैं, जैसे फाउंड हिम गिल्टी। एग्जाम्पल, बोथ द नरेशन एंड द वॉइस आर अ मस्ट स्टडी। यहां पर भी दो सिंपल सब्जेक्ट हैं, हम दो चीजों के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं, नरेशन एंड वॉइस। तो ये दोनों के दोनों कैसे सब्जेक्ट हो गए, बोलिए कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। कैसा, कंपाउंड सब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल, बोथ द नरेशन एंड द वॉइस आर अ मस्ट स्टडी। नरेशन और वॉइस क्योंकि दो है, इसमें क्या हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब आ जाते हैं द एक्शन पे, द प्रेडिकेट। हमने एक्टर पढ़ लिया, अब वो क्या क्या चीजें एक्शन करते हैं उस पे आ जाते हैं। व्हाट इज अ प्रेडिकेट? The predicate is the part of a sentence or clause containing a verb and stating something about the subject. It is essentially everything left once subject is identified. एक बार सब्जेक्ट को एक सेंटेंस में स्पॉट कर लिया गया तो उसके बाद जो कुछ भी बच जाता है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। क्लियर है? इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। यूजुअली स्टार्ट्स विथ द मेन वर्ब। ये सेंटेंस के मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, हेल्पिंग वर्ब को नहीं, मेन वर्ब को। एक्ट्स एज द कंटेनर फॉर द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये एक कंटेनर की तरह काम करता है और या ये स्थिति बताता है। अगर ट्रेन का इंजन सब्जेक्ट है तो पूरी की पूरी जितनी बोगियां हैं सबको मिलाकर एक प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट के टाइप्स होते हैं अलग अलग, लेकिन उसको समझने से पहले आप इन सभी एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, प्रोनाउंस कीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि सब्जेक्ट वाले सेक्शन में यही सेम सेंटेंसेस को मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, उसमें जितने फर्स्ट वर्ड्स थे वो सभी ब्लू में थे और बाकी सब व्हाइट थे। यहाँ पर जैसे उसका उल्टा है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच गया पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर ब्लू कलर में जितना पार्ट सेंटेंसेस का है वो क्या है, प्रेडिकेट्स। अहाना इज कंपोजिंग अ पोएम, अजय is a sincere candidate. Everyone likes to see Arijit Singh singing. Every action has an equal and opposite reaction. There is light during the day. The police told the burglar to leave the habit to steal. आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि everyone likes to see अरिजीत सिंह singing. यहाँ पर तो हम अरिजीत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा हम एवरीवन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, और एवरीवन को क्या पसंद है ये बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो है एवरीवन था और यहां पर बाकी पूरा हिस्सा क्या हो गया, प्रेडिकेट। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स, चलिए प्रेडिकेट्स के अब टाइप्स पढ़ते हैं। सिंपल प्रेडिकेट, जस्ट द मेन वर्ब और वर्ब फ्रेज। जो प्रेडिकेट का सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। जैसे कि द डॉक्टर स्लेप्ट, स्लेप्ट बस इसमें सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा। द टीचर वाज एब्सेंट, वाज जो है यहाँ पर प्रेडिकेट हो जाएगा। व्यापम सरप्राइज्ड एवरीवन विथ दिस पेपर, सरप्राइज्ड यहाँ पर प्रेडिकेट हो जाएगा, सिंपल ना। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ जितने भी मॉडिफायर्स और कंपोनेंट्स और एक्स्ट्रा जुड़े होते हैं वो सब। द हंग्री कैट मियाउड। अब देखिएगा, द पुअर फार्मर, विजिटेड यहां पर मेन वर्ब है, तो विजिटेड द बैंक 5 days इन अ रो, ये जो है पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। बेचारा गरीब फार्मर, किसान लगातार 5 दिनों तक बैंक जाते रहा। कंपाउंड प्रेडिकेट, 2 or more verbs joined by a conjunction। कंजंक्शन के सहारे जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ब्स जुड़े होते हैं तब हम उसे कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। इसीलिए ही मैंने आपको सेंटेंसेस अभी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अभी पढ़ाने से सभी चीजें मिक्स हो जाती। अभी इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सो दैट व्हेन आई टीच यू द सेंटेंस एंड टाइप्स,
Based on the structure, you would be able to definitely grasp those concepts very easily. ये क्लियर हो गया? The doctor slept and missed the call. And यहाँ पर conjunction है. The doctor was absent but sent the paper on mail. Sorry, the teacher was absent but sent the paper on mail. But यहाँ पर conjunction है. चलिए, अगर आप सारी चीजें क्लियर हैं तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस प्रैक्टिस में अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ आप प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गए हैं, तो आप एक बार पहले फिर से जाइए, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद यहां से आगे बढ़िए। बट समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द एंशिएंट ब्रिज हैज बीन सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द फ्लड। आइडेंटिफाई द सिंपल सब्जेक्ट। आपको सिंपल सब्जेक्ट निकालना है, एग्जैक्टली जो एक्टर है सिर्फ उसको, मतलब जिस चीज के बारे में मेन बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है ब्रिज के बारे में। द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ एंशिएंट ब्रिज हैज बीन सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द फ्लड। क्लियर है? अगर नहीं तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश डेफिनेटली करूंगा आंसर करने की। आइडेंटिफाई द कंप्लीट प्रेडिकेट। इस बार कंप्लीट प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है आपको। द एम्बिशियस मार्केटिंग टीम फ्रॉम हेडक्वार्टर्स प्रेजेंटेड द न्यू कैंपेन स्ट्रेटेजी। कंप्लीट प्रेडिकेट, तो आपको सबसे पहले मेन वर्ब निकालना है। हेडक्वार्टर्स प्रेजेंटेड, यहां से लेकर प्रेजेंटेड द न्यू कैंपेन स्ट्रेटेजी, कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। कंप्लीट प्रेडिकेट मतलब मेन वर्ब के साथ उसका जो भी कंपोनेंट ऐड होगा या जो भी मॉडिफायर ऐड होगा। फ्रॉम द सेंटेंस क्वेश्चन 3, द पावरफुल न्यू सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड बाय द कंपनी लास्ट मंथ सिग्निफिकेंटली बूस्टेड आवर एफिशिएंसी। नेम द सिंपल प्रेडिकेट। इसमें अब आपको सिंपल प्रेडिकेट निकालना है। ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेडिकेट बस निकालना है आपको। द पावरफुल न्यू सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड बाय द कंपनी लास्ट मंथ सिग्निफिकेंटली बूस्टेड आवर एफिशिएंसी। बूस्टेड जो वर्ड है वो सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा। सिंपल मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्ब और फ्रेज वर्ब। व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज फाउंड इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में किस तरीके का सब्जेक्ट है? सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड। Neither the manager nor the supervisor was available to discuss the budget. किस तरीके का सब्जेक्ट है यहां पर? मैनेजर, सुपरवाइजर, दो है तो कंपाउंड, सीधा। आइडेंटिफाई द कंप्लीट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग। कंप्लीट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द मैसिव dilapidated castle standing atop the foggy hill overlooked the entire valley. आप डिलैपिडेटेड वर्ड को डेफिनेटली लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग जरूर सर्च कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं समझाऊंगा। और अगर समझ में आया तो 5 उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइएगा। कैसल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी जरूर नोट कीजिएगा। मैं बीच बीच में ऐसा रिमाइंड कराते रहूंगा आपको, ताकि आप अपना पर्सनल डिक्शनरी बनाना ना छोड़ें। Standing atop the foggy hill overlooked the entire valley. कंप्लीट सब्जेक्ट बताना है आपको। हिल overlooked, तो हिल तक पूरा का पूरा जो है कंप्लीट आपका सब्जेक्ट है। overlooked the entire valley, overlooked क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब है तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर से चलिए और आगे बढ़ते हैं। What type of predicate is found in the sentence? The engineers designed the prototype, tested the functionality and launched it by the डेडलाइन। तो इसमें हमको क्या निकालना है? किस तरीके का प्रेडिकेट है। तो इसमें अगर वर्ब को हमको मेन देखना है, मेन वर्ब को। द इंजीनियर्स डिजाइंड, टेस्टेड, लॉन्च्ड, 3 है कंपाउंड प्रेडिकेट। इन द सेंटेंस देयर वर मेनी कंपेलिंग रीजंस टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल फ्राइडे। आइडेंटिफाई द सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट मतलब सिर्फ एक्टर आपको निकालना है। देयर वर मेनी कंपेलिंग रीजंस, यहां पर एक्टर है। आइडेंटिफाई द कंप्लीट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। द ओल्ड साइंटिस्ट हु had dedicated his life to research finally discovered, फाइनली तक, द क्योर। फाइनली तक जो है एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द कंप्लीट प्रेडिकेट इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हेन डिड द लीड डेवलपर सडनली रिजाइन फ्रॉम द प्रोजेक्ट। रिजाइन फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा।
Identify both the compound subject and the compound predicate in the sentence. The client and the consultant met privately, discussed the final report and signed the agreement. कंपाउंड सब्जेक्ट आपको निकालना है और खास साथ में कंपाउंड प्रेडिकेट भी। तो फिर से वही द क्लाइंट एंड द कंसल्टेंट कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, मेट डिस्कस्ड साइंड कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। क्लियर है? ये इसका आंसर की हो गया। मैच कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपने सही किया, और आज के लिए इतना सफिशियंट है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड लाइक भी। थैंक यू।